हेलो बच्चों, नीट विलियम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम लोगों ने कुछ बोर्ड पीवाईक्यू मतलब सैम्पल पेपर डिस्कस किया था बोर्ड का। तो कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था, तो आगे का डिस्कस कर लेते हैं। अब आराम आराम से इसको भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक, मतलब इनमें सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक अगर नेचर हमको चेक करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मोस्टली पैरामैग्नेटिक होगा, बहुत ज्यादा। तो हमको अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, एक एक को चेक करना पड़ेगा। पहला चेक करते हैं, क्या है, NiC2O4, यहाँ पे 3 है, 4 माइनस है। तो सबसे पहला टेक्निक क्या बताया गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे मेटल का, तो X प्लस। अब यहाँ पे ऑक्सीलेटो है C2O4, यहाँ पे 3 बार है, तो एक ऑक्सीलेटो के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, इसको ध्यान देना। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ऑक्सीलेट आएगा कुछ इस तरीके से बनता है, तो -2 चार्ज है, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा, -2, नेगेटिव लिगेंड होता है। तो निकल का तो x हो गया 3 इंटू -2, ठीक है, इतना हो गया, इज इक्वल टू -4 का चार्ज है, तो 4 माइनस या -4 बात एक ही है, तो x इज इक्वल टू +2 आएगा। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 है, निकल का 28 होता है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 4s2। अब निकल +2 में है, तो जब निकल +2 में है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4s0। अब यहाँ पे एक काम करना, इस d में 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 3d8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिल गए। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे यह है कि Ni+2 के साथ में जो ये C2O4 यानी OX-2 ऑक्सीलेटो को शॉर्टकट में लिखते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है। जब वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखेंगे, 2 दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। पेयरिंग पॉसिबल कब होता, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता और इसको पेयर करा देता, तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर ये डाइडेंटेड लिगेंड है, 3 बार है, तो 3 दूना के 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और सबसे बढ़िया बात कि अंदर वाला डी ऑर्बिटल तो यूज करेगा नहीं, बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करेगा, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं जानकारी के लिए। एक्चुअली में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, क्वेश्चन जो था उसका आंसर ये है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं NiCl4-2, तो इसमें चेक कर लो। और सबसे बढ़िया बात हमें पता है क्या है, हर जगह जो सेंट्रल मेटल एटम है वो निकल है, देखो तीनों में निकल दिया है, ये सबसे बढ़िया बात है। तो यहाँ पे लिख लो पहले निकल, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, तो x + 4 × -1 ओवरऑल चार्ज -2 का x = +2 लो, फिर से +2 आ गया, मतलब फिर से यही कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। और Cl- भी वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, जैसे इसमें 2 थे, सॉरी इसमें 2 थे तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। नीचे वाले में चेक कर लेते हैं, देखो वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें NiH2O 6 + 2 x + 6 इंटू क्या हो जाएगा 0, ओवरऑल चार्ज +2 का है, x = +2 लो। यहाँ पर भी यही कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Ni+2 के साथ में जो वाटर होता है ये वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कराएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि तीनों इक्वली यानी बराबर तरीके से पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेंगे, तो फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, ले लो स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, तो ये इस तरीके से चीजों को पता किया जाता है। अब अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
ऐसे जब सारा टॉपिक पढ़े रहोगे तो एक ही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे ना ये। अब एक साथ कई कॉन्सेप्ट लगता है तो आराम रहता है, जब सारा चीज पढ़े रहते हैं तब, नहीं पढ़े रहते हैं तो प्रॉब्लम होता है। चलो ये हो गया, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा जाए, क्या है, नाइट्रोबेंजीन दिया है, SN प्लस HCl के साथ ट्रीट किया है, प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया है एनिलीन, फिर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करा दिया है NaNO2 HCl के साथ में, तो यहाँ पे तुम्हारा डाइजोनियम साल्ट यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया है, ये सब बना दिया है, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होगा यहाँ से, CH3 CH2OH लिया है, अब यहाँ पे X बना दिया, इस X पे C2H5 Cl AlCl3 ले लिया और Y बना दिया। अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया Y इज, यहाँ पे Y क्या होगा। देखो आधा काम तो ये खुद कर दिया है, आधा काम तो ये खुद कर दिया है, ठीक है। पहले ऑप्शन लिख देता हूं कि ऑप्शन में क्या है। O C2H5, ऑप्शन बी में है केवल C2H5 लगाया है, ऑप्शन सी में है केवल बेंजीन, और ऑप्शन डी में है एनिसोल। एनिसोल मतलब बेंजीन करेंगे से OCH3 लग जाएगा, ये देखो, ठीक है। एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, क्लैरिटी के साथ में पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए ना भाई। चल दिख तो रहा है पूरा क्वेश्चन, बढ़िया है। चल अब देखो जरा समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आधा काम हमारा कर दिया है, देखो जैसे एन समझाता हूं, यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें आधा काम किया हुआ है और हमको ही पता है, तुमको भी पता है, कई बार बताया जा चुका है कि अगर नाइट्रोबेंजीन है, मेटल और साथ में एसिड आते हैं तो ये रिडक्शन कराने का काम करते हैं। एनिलीन बनाया हुआ है जो कि ऑलरेडी ये बना हुआ है, सामने दिख रहा है। अब ये भी पढ़े हो कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन NaNO2 HCl या केवल HNO2 लोगे तब भी, क्यों HNO2 मतलब NaNO2 HCl के मिश्रण से क्या मिलेगा हमको, HNO2 मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिलेगा, तो डाइएजोटाइजेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डाइजोनियम साल्ट जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ये देखो यहाँ तक तो बना हुआ है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर लिया है इथेनॉल C2H5OH जिसे ETOH भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम डाइजोनियम क्लोराइड पे इथेनॉल या फिर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं H3PO2, ये जो कि क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग डाइजोनियम साल्ट को एल्कोहल यानी इथेनॉल C2H5OH जिसे ETOH भी लिखते हैं या फिर H3PO2 के साथ में अगर ट्रीट करते हैं तो इस केस में क्या होता है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन मिलेगा। तो हमको पता चल चुका है सर यहाँ पे X क्या मिल गया, बेंजीन, क्लियर है। अब इसको तुम ट्रीट कर रहे हो C2H5Cl के साथ में और यहाँ पर है AlCl3, अब यहाँ पे तुम्हारा Y बन रहा है। देखो यहां से यहां तक के रिएक्शन का नाम था रिडक्शन, ठीक है। यहां से यहां तक के रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा उसे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहां से यहां तक डाइएजोटाइजेशन है और यहां से यहां तक रिडक्शन है, क्यों, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, और यहां से यहां डाइएजोटाइजेशन हो गया। और इसके बाद देखोगे तो यहां पर भी एक नेम रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, अभी जो तुम्हारा वाई प्रोडक्ट बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम सुने होंगे,
उसमें क्या किया जाता है कि बेंजीन को ट्रीट किया जाता है, एक एल्काइलेशन होता है, दूसरा एसाइलेशन होता है। तो ये एल्काइलेशन है, इसमें एल्काइल ग्रुप यानी C2H5 ग्रुप बेंजीन के रिंग से जुड़ने वाला है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में यही होता है, यहाँ पे ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट बनने का मतलब यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3, मतलब ओवरऑल इसको ऐसे दिखा सकते हैं बेंजीन के रिंग से C2H5, मतलब इथाइल बेंजीन। और इथाइल बेंजीन हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है भाई, देखो C2H5 यानी CH3 CH2, तो ये प्रोडक्ट B बन रहा है। और यहां से यहां तक का रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो देखो तीन तीन रिएक्शन नेम रिएक्शन को एक साथ यूज कर लिया। और इसका प्रोडक्ट देखो समझने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl निकाल दो, तो जब Cl बाहर जाएगा तो C2H5 लगा दो, C2H5 बेंजीन के रिंग से लगा दो। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। आधा काम इसमें कर दिया था, थोड़ा सा हम लोगों को करना था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, केवल पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तभी बात बनेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन डील करते हैं। ये हो गया, हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इधर से तो हो गया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छूट गया, उसको भी कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये उतर गया ना, छूट गया एक क्वेश्चन, इधर से इसको भी कर लेते हैं। फिनॉल है, क्या है? फिनॉल है, ये फिनॉल है। फिनॉल को ट्रीट कर रहा है NaOH के साथ में, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। यहाँ पे A क्या बनेगा ये बताना है। फिर इसका वर्कअप करा रहा है, मतलब हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे B बनेगा। B को ट्रीट किया जा रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में CH3CO का ट्वाइस O, तो यहाँ पे C प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये। उसके बाद यहाँ पे C प्रोडक्ट को बताना है कि C प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा। अब इसके रिगार्डिंग देखो, यानी यहाँ पे क्या पूछा है, फिर इसके बाद द फाइनल प्रोडक्ट C इज। अब जरा ध्यान से समझना, नाम यहाँ पे क्या दिया है, सैलिसिलिक डिहाइड, दूसरा है सैलिसिलिक एसिड, तीसरा है एस्पिडीन, चौथा है A B C और D। D क्या है, इथाइल सैलिसिलेट। चलो ये रिएक्शन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ना, फ्रेंड आ रहा है कि नहीं? फ्रेंड आ तो रहा है भाई, एकदम अच्छे से आ रहा है। चलो अब देखो कैसे इसको समझना है। देखो पहले हमने फिनॉल लिया है, क्या लिया है, फिनॉल लिया है। तो सबसे पहले फिनॉल लेते हैं। कभी भी अगर जैसे ऐसे लिखा है यहाँ पे 1 और 2 करके ना, तो 1 और 2 करके लिखा है, तो इसका मतलब है कि पहले 1 के साथ ट्रीट किया है, फिर देन 2 के साथ में ट्रीट किया है। तो तुम जनरली जानते हो कि फिनॉल एक एसिड होता है। फिनॉल का रिएक्शन तुम NaOH के साथ कराओगे जो कि एक बेस होता है, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा साल्ट बन जाएगा। क्यों? NaOH क्या होता है, बेस होता है, और दुनिया में एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, मतलब तेज होता है। तो यहाँ पर क्या बना,
देखो O और साथ में आ गया Na, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अभी तुम्हारा बीन ए नहीं बना है, अभी केवल सोडियम फिनॉक्साइड बना है, मैंने केवल NaOH के साथ रिएक्शन कराया। अब यहाँ पे तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये एक नेम रिएक्शन है, कमेंट में तुम लिख के बताओगे कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है, हम इसको तुमको नहीं बताएंगे, ये तुम बताओगे कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। यहां से अब देखो इसमें क्या होगा, तो इसके ऑर्थो वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंटर कर जाता है इस केस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH और यहाँ पे ONA, ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है A बना है। अब A का क्या किया गया है, वर्कअप कराया गया, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराया गया है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे H3O+ भी लिख सकते हैं इसको, या फिर H2O/H+ भी लिख सकते हो। तो ये जो H+ है, दरअसल यहाँ पे क्या होता है, माइनस यहाँ पे प्लस होता है, तो ये माइनस क्या करता है, वाटर से H+ या फिर ये वाला H+ ले लेगा, तो जब लेगा तो यहाँ पे बनाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, नहीं यहाँ पे ये बना लिया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाता है, ये बना लिया। और ये जो तुम्हारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया B। अब देखो सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O यहाँ पे CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। और तुम जानते हो कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और सामने यहाँ पे OH है, और इनका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ये तुमको एकदम अच्छे तरीके से पता है, और तुमको बताना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। और जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा ना, तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो जब एस्टर का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से इतना ग्रुप निकाल दो, यहाँ से मतलब एसिटिक एसिड बाहर निकाल दो, तो यहाँ से CH3 COOH बाहर, एसिटिक एसिड बाहर हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो। यहाँ पे देखो O पहले से ही है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर O है ना C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं एस्पिरिन। क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं, जो कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा, C होगा। क्या होगा, C होगा, जिसे एस्पिरिन कहते हैं। तो ऐसे एस्पिरिन बनेगा, देख लो एक बार जरा, यहाँ पे देख लो क्लियर है कि नहीं। एक मिनट, ये क्या हो गया यार, वीडियो रुक गया क्या भाई।